अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट टू बी नोन इज इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस। डियर, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें लॉ की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि ये हमें वो विजडम देता है कि जिसके बेस पे हम लॉ को समझ सकते हैं। सर, आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये कहाँ से आया है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, एंड देन इसकी क्या डिफिनीशन है। क्या इसकी कोई एक डिफिनीशन पॉसिबल भी है या कोई एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या है, ये किस तरह का कानून है, आइदर ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये कंक्रीट फॉर्म में है या ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है। फिर हम देखेंगे कि जो 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 ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ को डील करता है। सर, फिर हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम क्यों कर पढ़ें, इसकी कोई यूटिलिटी भी है या नहीं है, ये हमें कोई फ़ायदा भी दे सकती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ज्यूरिस्प्रूडेंस के डोमेन में आती हैं, एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि इसका कोर्स कंटेंट क्या होगा। हम पढ़ेंगे इसमें तो क्या पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस क्या होगा, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। सर, ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर हम समझ लें तो इसका फ़ायदा हमें बहुत होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, अगर हम इसकी एटाइमोलॉजी देखें कि ये जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये कहाँ से आया है। एटाइमोलॉजी का मतलब है कि जब हम ये देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया है, इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, मतलब रूट वर्ड इसका क्या है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। यानी कि जब हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इसके ओरिजिन को स्टडी करते हैं, तो ऐसी स्टडी को बोला जाता है एटाइमोलॉजी। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसकी जो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग होंगी या इसकी जो आई मीन टू से जो रूट वर्ड होगा, ये कहाँ से लिया गया है, इसको हम समझेंगे। सर, जब हम ये समझ लें कि कोई वर्ड कहाँ से आया है, मतलब इसका रूट वर्ड क्या है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ ट्रू मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। एंड एटाइमोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं कि जिसमें हम ये देखें कि ये वर्ड आया कहाँ से है, रूट वर्ड क्या था, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सर, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। सर, जनरली लॉ में बहुत सारे वर्ड लातीनी ज़बान से लिए गए हैं। इवन एलएलबी लेगम बेकलोरियस ये भी लातीनी ज़बान से लिया गया है। तो बहुत सारे अल्फाज लैटिन से लिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लातीनी ज़बान में वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। सर, लैटिन लैंग्वेज में ज्यूरिस्प्रूडेंशिया एक वर्ड है कि जहां से ये वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिराइव्ड किया गया है। सर, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया है इटसेल्फ, अगर हम इसको देखें, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक लफ्ज है ज्यूरिस, दूसरा है प्रूडेंशिया। यानी कि एक वर्ड है ज्यूरिस, दूसरा वर्ड है प्रूडेंशिया। प्रूडेंशिया। सर, ज्यूरिस का मतलब लॉ में देखा जाए तो इसके ऊपर सारे ज्यूरिस्ट मुत्तफिक है कि ज्यूरिस का मतलब है लॉ। इसमें दो राय नहीं है। इसके इंटरप्रिटेशन में ज्यूरिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड दे आर प्रीटी क्लियर अबाउट इट। और इस चीज के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं कि जो वर्ड ज्यूरिस है ना, इसका मतलब है लॉ। किस तरह का लॉ? पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ से मुराद कि जो मेन मेड लॉ है, जो रियासत बनाती है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको समझेंगे उसमें। सर, जो प्रूडेंशिया है ना, प्रूडेंशिया की जब हम मतलब लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर ज्यूरिस्ट में इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई इसको
समझता है कि ये जो प्रूडेंशिया है इसका मतलब है नॉलेज। फिर कोई समझता है कि ये जो प्रूडेंशिया है इसका मतलब है स्किल। सर कोई समझता है कि ये जो प्रूडेंशिया है इसका मतलब है विजडम। एंड कोई इसको प्रूडेंस के मतलब में अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह मुख्तलिफ जूरिस्ट ने इसको मुख्तलिफ मतलब असाइन किया हुआ है। कोई बोलता है कि ये जो प्रूडेंशिया है इसका मतलब है नॉलेज, तो कोई बोलता है ये स्किल है, कोई कहता है ये विजडम है लॉ की, कोई बोलता है ये लॉ की प्रूडेंस है। इस एक्सेट्रा इस तरह मुख्तलिफ मतलब असाइन किए गए हैं वर्ड प्रूडेंशिया को। लेकिन सर जब हम इन सब को मिला के पढ़ेंगे समझेंगे तो ज़्यादातर हम ऑप्ट करते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंशिया है ना, यानी कि प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज या स्किल। जब हम दोनों को मिलाएंगे, जूरिस का मतलब लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब नॉलेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जूरिस्प्रूडेंशिया है इसका मतलब हुआ नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ। अब कौन से लॉ की जानकारी देता है सर? ये मेन मेड लॉ की जानकारी देता है। पॉजिटिव लॉ के नॉलेज को जूरिस्प्रूडेंस बोला गया। सर यू नो बेटर के जूरिस्प्रूडेंस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड द जूरिस्ट मेड इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? ये बोलते हैं कि ये नॉलेज कैसे आया, इसके ऊपर भी सब जूरिस्ट की अपनी अपनी राय है। ये बात तो क्लियर हो गई कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ये पॉजिटिव लॉ की नॉलेज है, यानी कि पॉजिटिव लॉ की स्किल है या विजडम है, कि यानी वो स्टडी है कि जिसमें हम पॉजिटिव लॉ की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझें, यानी कि उसके फर्स्ट प्रिंसिपल को समझें, या हम बेसिक नॉलेज को समझें लॉ के हवाले से। लेकिन ये नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे, ये स्किल हम में कैसे आएगा, ये विजडम हम कैसे अक्वायर करेंगे, इसके ऊपर जूरिस्ट में मजीद इख्तिलाफ, अप्रोच या जो मोड्स है ना ये भी डिफरेंट हो गए हैं। हर जूरिस्ट समझता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, या ये जो नॉलेज है ये एक ख़ास किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। कोई बोलता है कि ये जो नॉलेज है ना ये कैसे आएगा, कोई कहता है ये साइंस है, मतलब ये साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि ये जो नॉलेज आएगा ना लॉ का ये साइंटिफिक तरीके से आएगा, इसलिए वो बोलते हैं कि दिस इज साइंस ऑफ लॉ। कहता है ये जो मेथड है ये साइंटिफिक अगर है तो वो जो नॉलेज आएगा वो जूरिस्प्रूडेंस होगा। मतलब वो जूरिस्ट जिनका मानना है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक तरीके से ये नॉलेज हम गेन करेंगे, हम अक्वायर करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से मुराद ये है कि हम कोई प्रोपोजिशन, कोई हाइपोथेसिस रखेंगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड देन फाइनली कंक्लूड करेंगे जो भी रिजल्ट निकलेगा। तो ये बेसिकली साइंस है, सिस्टमेटिक तरीकाकार है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस इज नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, मुशाहदात और तजर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। तो कुछ जूरिस्ट है जो बोलते हैं कि जैसे सलमान है वो बोलता है ये साइंस है, कहता है साइंटिफिक तरीके से जब हम पॉजिटिव लॉ का नॉलेज लेते हैं तो ये बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस है। कुछ इसको फिर बोलते हैं कि ये फॉर्मल साइंस है, कुछ का मानना है कि दिस इज फिलोसफी, कहता है ये फिलोसफिकल अप्रोच होगा। एंड यू नो बेटर के फिलोसफिकल अप्रोच से क्या मुराद है या फिलोसफी से क्या मुराद है। फिलोसफी रीजन के बेस पे, लॉजिक के बेस पे जब हम नॉलेज गेन करते हैं। कुछ का मानना है कि ये साइंस नहीं है बल्कि ये फिलोसफी है, मतलब जो अप्रोच होगा ना, यानी कि जो पॉजिटिव लॉ का जो नॉलेज है वो हम फिलोसफिकल तरीके से एक्वायर करते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसी स्टडी को वो बोलते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस है। मतलब रीजन बेस्ड, मतलब हम कोई चीज डिड्यूस करेंगे लॉजिक में, जो डिडक्टिव लॉजिक है या जो इंडक्टिव लॉजिक है उसका यहाँ पे बड़ा अमल दखल फिलोसफी में, हम चीजें डिड्यूस करते हैं रीजन के बेस पे, हम बात करते हैं कि ये चीज ऐसे है या ये चीज ऐसे नहीं है। तो सर कुछ का मानना है कि ये हिस्ट्री है या इसका में जो अप्रोच होगा वो हिस्टोरिकल होगा, मतलब हम हिस्ट्री में जाके ये समझेंगे, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, माजी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो लॉ है ये क्या था, ये कैसे था। कोई इसको सोशियोलॉजिकल अप्रोच समझता है। तो सर लबी लुबाब
कि ये जो वर्ड जुरिस्प्रूडेंशिया है, ये दो वर्ड जुरिस इन प्रूडेंशिया से मिलकर बना है। जुरिस का मतलब है लॉ, पॉजिटिव लॉ, एंड प्रूडेंशियल का मतलब है नॉलेज और स्किल ऑफ लॉ। फिर कहा कि ये नॉलेज और स्किल जो लॉ का है, ये कोई बोलता है साइंटिफिक तरीके से आता है, कोई बोलता है ये फिलोसफी है, फिलोसफिकल तरीके से आता है, कोई बोलता है ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल तरीके से आता है, एक्सेट्रा। सर इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर सिर्फ इतना कि ये जो वर्ड जुरिस्प्रूडेंस है, ये कहां से लिया गया, तो ये लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंशियल से लिया गया, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ। सो सर जब हम इसकी मीनिंग के देखेंगे, जब इसका हम मीनिंग देखेंगे कि ये जो वर्ड जुरिस्प्रूडेंस है, इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग इसका मतलब, तो मीनिंग हो गया कि इट इज नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लॉ, द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो क्या हो गया, नॉलेज ऑफ लॉ मतलब द स्टडी ऑफ रूट वर्ड ऑफ लॉ। कौन सी लॉ की बात हो रही है, पॉजिटिव लॉ की बात हो रही है, मतलब फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लॉ। ज़हन में रखिएगा, ये जो जुरिस्प्रूडेंस है, ये लॉ की विजडम तो देता है, नॉलेज तो देता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताता, ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है, ये इसकी रूट वर्ड की स्टडी को हम जुरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। सर लॉ, पॉजिटिव लॉ कितनी किस्म का है, मतलब म्यूनिसिपल लॉ को अगर हम देखें, किसी भी स्टेट में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, कोई सिविल लॉ होगा, कोई क्रिमिनल लॉ होगा, कोई सब्सटेंटिव होगा, कोई प्रोसीजरल लॉ होगा, कोई जनरल लॉ होगा, कोई स्पेशल लॉ होगा, इवन कोई इंटरनेशनल लॉ होगा। तो ये सारा का सारा हमें नहीं बताता, बल्कि ये उसके प्रिंसिपल्स बताता है, ये उसके फंडामेंटल नॉलेज देता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस is the basic knowledge of law, or jurisprudence is the study of root principles or root word of law। जैसे कि सलमान बोलता है कि jurisprudence is the first principle of positive law। सर इसको लेटर ऑन हम डिटेल में इंटरप्रेट करेंगे, मीनिंग क्या होगी सर jurisprudence की, jurisprudence is the knowledge of law। कौन सा लॉ, दैट इज पॉजिटिव लॉ। सर जब हम इसकी डिफिनीशन में जाएंगे कि ये जो जुरिस्प्रूडेंस है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि क्या जुरिस्प्रूडेंस की एक डिफिनीशन पॉसिबल है या नहीं है। ज़हन में रखिएगा, जुरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है जुरिस्प्रूडेंस का, दैट इज व्हाट, दैट इज पॉजिटिव लॉ। ये किसी और चीज को डिस्कस नहीं करता। यस, हिस्ट्री में अगर हम देखें ऑल्फेन के डिफिनीशन, तो माजी में डिवाइन लॉ भी, रिलीजियस लॉ भी जुरिस्प्रूडेंस के डोमेन में आता था, यानी कि जब हम कस्टम को, रिलीजन को या डिवाइन लॉ को भी हम समझते थे, तो उसकी स्टडी को भी कुछ जूरिस्ट ने जुरिस्प्रूडेंस माना हुआ था। लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको पॉजिटिव लॉ तक महदूद किया गया, यानी कि जब इसकी सब्जेक्ट मैटर की बात आएगी कि जुरिस्प्रूडेंस किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है या कौन से लॉ की फिलोसफिकल स्टडी है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव लॉ की है, मतलब मेन मेड लॉ की है, मतलब जो रियासत बनाती है, जो पार्लियामेंट बनाती है, या जो भी किसी भी रियासत का सॉवरन वो बनाएगी, तो उस लॉ को हम बोलेंगे ये मेन मेड लॉ है, रियासत का कानून है, पॉजिटिव लॉ है। एंड यू नो बेटर कि ये जो वर्ड लॉ है ना, इसकी भी एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता जाता है। जैसे लोगों के नॉर्म्स चेंज होते हैं, जैसे लोगों की सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है, नॉर्म्स मॉडिफाई होते हैं, नॉर्म्स चेंज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लॉ भी चेंज होता जाता है। सो जब लॉ की एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है, तो जुरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर तो लॉ है, तो फिर क्यों कर जुरिस्प्रूडेंस की एक डिफिनीशन पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जुरिस्प्रूडेंस की एक डिफिनीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये इवॉल्व होता जा रहा है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा है। ऑल्फेन ने अपने ज़माने में कुछ और डिफिनीशन की थी, और आज हम मॉडर्न जूरिस्ट को जब हम पढ़ते हैं, सलमान को पढ़ते हैं या ऑस्टिन को पढ़ते हैं, तो या रेने डिकार्ड को पढ़ते हैं, तो वो इसकी कुछ डिफरेंट डिफिनीशन देता है। तो इसका मतलब है इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीशन नहीं है। यस, कुछ जूरिस्ट ने इसको अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो सर
ज्यूरिस की डिफिनीशन देखते हैं कि कौन ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस सेंस में समझता है। सर अल्पेन, अल्पेन एक ज्यूरिस्ट गुजरा है। सर इसके मुताबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट इन अनजस्ट। सर अल्पेन के मुताबिक, अल्पेन कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, कहता है ये नॉलेज है, कहता है इट इज द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। सर जस्ट और अनजस्ट को हम अलग से इंटरप्रेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जस्ट और अनजस्ट मतलब क्या सही है क्या गलत है। कहता है ये नॉलेज है किस चीज की, क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या इंसाफ के ऊपर है क्या इंसाफ के ऊपर नहीं है। और ये कहता है दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन। द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन का मतलब क्या हुआ कि जो अल्पेन है ना, ये रिलीजियस चीजों को भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो डिवाइन लॉज हैं या जो डिवाइन थिंग्स हैं उनके नॉलेज को भी ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला गया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यूरिस्ट ने सिर्फ पॉजिटिव लॉ को ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर माना। लेकिन अल्पेन के मुताबिक इज द नॉलेज ऑफ जस्ट इन अनजस्ट और द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन। इसका मतलब ये हुआ बहुत वास्ट डिफिनीशन दे रहा है कि ह्यूमन के या डिवाइन लॉ के जब हम यानी कि जब हम डिवाइन लॉ को समझेंगे या जो हम ह्यूमन लॉ को समझेंगे या थिंग को समझेंगे तो वो भी स्टडी क्या कहलाएगी, कहता है वो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सर अगर हम जॉन ऑस्टन को देखें, जॉन ऑस्टन एक ज्यूरिस्ट गुजरा है, मॉडर्न ज्यूरिस्ट, जिसने यूरोप, सर जॉन ऑस्टेन एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट गुजरा है कि जिसने यूरोप को एक नया डायमेंशन दिया और उसने वर्ल्डली गॉड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये बोलता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ए पॉजिटिव लॉ। सर इसके मुताबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। मतलब क्या हुआ, ये कहता है ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, ये है तो पॉजिटिव लॉ की स्टडी, पॉजिटिव लॉ की जानकारी, लेकिन अप्रोच कैसा होगा, फिलोसफिकल होगा। इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकेंगे कि अल्पेन ऐसा क्यों कह रहा है, इसके मेरिट और डिमेरिट, क्रिटिसिज्म क्या है, ऑस्टेन की जो डिफिनीशन है वो किस हद तक ऑथेंटिक है, इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म और क्या क्रिटिक हो सकते हैं, इसको हम सेपरेट सेशन में समझेंगे। लेकिन ऑस्टेन का मानना है कि ये फिलॉसफी है, ये साइंस नहीं है। सर फिर जब हम बात करते हैं सलमन की, तो सलमन साहब एक जबरदस्त डिफिनीशन देता है। सलमन साहब के मुताबिक कहता है ये फिलॉसफी नहीं है बल्कि ये साइंस है। सलमन कहता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ, सर सलमन के मुताबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये कह रहा है ये फिलॉसफी नहीं है, फिलोसफिकल अप्रोच नहीं होगा, ये किसी भी रियासत के सिविल लॉ मतलब जो स्टेट लॉ होगा ना, इसको हम अलग से समझेंगे, इसके ऊपर भी एक सेपरेट सेशन मौजूद। सलमन के मुताबिक सिविल लॉ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल होंगे ना, उसके जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उस नॉलेज को बोला जाएगा, उसके मद में जो नॉलेज आएगा ना उसको बोला जाएगा कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सर हॉलैंड के मुताबिक ये फॉर्मल साइंस है किस चीज की, पॉजिटिव लॉ की। सर इसके ऊपर भी सेपरेट सेशन मौजूद। सर इसके अलावा बहुत सारे और ज्यूरिस्ट हैं कि जिसने अपने हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया हुआ है। सर जब हम डिफिनीशन को सेपरेट सेशन में लेंगे तो फिर सब के ऊपर एक सेपरेट सेशन डिटेल में हम इसको समझेंगे। सर इस तरह और बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं कि जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया हुआ है अपने प्रोस्पेक्ट। सर इस तरह और बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं कि जिन्होंने अपने हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया हुआ है, जैसे ग्रे है, जैसे कीट्स है, एक्सेट्रा। तो हम इनके ऊपर सेपरेट सेशन रिकॉर्ड करेंगे कि जिसमें हम
हर जूरिस्ट के डिफिनीशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म या मेरिट या डीमेरिट जो भी होंगे वो उसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सर इस सारे डिफिनीशन से हम एक कॉमन डिफिनीशन निकाल सकते हैं। गो के जूरिस्प्रूडेंस की एक डिफिनीशन है नहीं, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली किस तरह की स्टडी है, तो हम बोल सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट or a study, a name given to a certain types of investigation into law। तो jurisprudence basically क्या है? Jurisprudence is a subject, a name, jurisprudence is basically a name given to a certain types of investigation into law। Sir, jurisprudence is basically a name given to a certain type of investigation into law। यानी कि लॉ में कुछ खास किस्म के इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये जूरिस्प्रूडेंस है। देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, हम कोई चीज इंक्वायर करते हैं कि अगर हम क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल ले लें, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करती है, मालूम करती है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, किसने ऑफेंस किया है, क्यों कर ऑफेंस किया है। मतलब वो जो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन लॉ में अगर हम जूरिस्प्रूडेंशियली करें, मतलब सर्टन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सर्टन टाइप से मुराद यह है कि अगर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों या फिलोसफिकल एक्सेट्रा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों कि ये जो लॉ है ना ये क्या चीज है, ये लॉ कौन बनाएगा, ये लॉ कहां से आया है, लॉ को क्यों कर होना चाहिए, एक अच्छा कानून क्या है, बुरा कानून क्या है, कानून कौन बनाएगा, ये किस तरह बनाना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये एक सर्टन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ जब हम करते हैं और उसके जरिए जब हम कोई नॉलेज लेते हैं तो सर उसको हम बोलेंगे कि ये जूरिस्प्रूडेंस है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है। मतलब क्या कि सर्टन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्या सर, जब सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भले साइंटिफिक हो, फिलोसफिकल हो एक्सेट्रा, उसके मद में जो नॉलेज हम गेन करते हैं तो सर उसको बोला गया कि ये जूरिस्प्रूडेंस है। सर जूरिस्प्रूडेंस किस तरह का सब्जेक्ट है बाय नेचर? क्या ये कोडिफाइड लॉ है, ये पॉजिटिव लॉ है, ये मेन मेड लॉ है, ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है? इसको समझते हैं सर। हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई नेचर होती है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को देखें कि जूरिस्प्रूडेंस की नेचर क्या है, बाय नेचर जूरिस्प्रूडेंस इज व्हाट? जूरिस्प्रूडेंस इज लॉ एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। यानी कि जूरिस्प्रूडेंशियली अगर हम देखें तो लॉ दो तरह का, लॉ इन कंक्रीट फॉर्म, इन लॉ एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब वो कोडिफाइड लॉ और एक अनकोडिफाइड लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? लॉ एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। लॉ एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कैटर्ड है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है, ये अनकोडिफाइड है। जब कोई चीज अनकोडिफाइड है इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉक्यूमेंट में नहीं है और ना ही ये प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। इसका मतलब है ये अनकोडिफाइड है, ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, तो इसका मतलब है ये बाइंडिंग नहीं है। ज़हन में रखिएगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है। यानी कि जब हम कोर्ट में बात करेंगे कि ये मेरा राइट है या लॉ ऐसे है, सलमान ने बोला हुआ है कि ये राइट मेरा बनता है, मुझे दे दो, तो कोर्ट बोलेगा मैं सलमान का पाबंद नहीं हूं, मैं स्टैट्यूट का पाबंद हूं, कोडिफाइड लॉ का पाबंद हूं, उसमें साबित करो कि तुम्हारा राइट है या तुम्हारा राइट नहीं है। आस्टन सलमान जो है ये किताबी बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये पर्सवेसिव चीजें हैं, उस चीज के माइंड को शार्प करता है, वकील के माइंड को शार्प करता है, जज के माइंड को शार्प करता है, ये विजडम देता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये प्रिंसिपल पे बेस करता है। डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जूरिस्ट ने अपनी जिंदगी लगाई है और जिंदगी का निचोड़ बताया हुआ है कि मेरे नजदीक एक अच्छा कानून ऐसे होगा या इस कानून को इस तरह बनाना चाहिए, जस्टिस ये होता है एक्सेट्रा। मतलब क्या है, ये विजडम की बातें हैं, ये प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये कोडिफाइड
नहीं है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बाइंडिंग नहीं है कि हम कोर्ट में कहें कि सलमान ने ये बोला हुआ है, ऑस्टन ने ये बोला हुआ है। तो ऑस्टन और सलमान का कोर्ट कचहरी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये शार्प करता है स्टूडेंट के माइंड को, ये विजडम देता है, ये हमें वो लेंस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम किसी भी लीगल सिस्टम में जो चीजें ब्लर नजर आ रही होती हैं वो हमें क्लियर हो जाती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर, लेकिन ये लॉ एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। सर अगर हम इसका सब्जेक्ट मैटर देखें तो हमने इसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि इसका सब्जेक्ट मैटर पॉजिटिव लॉ है, मतलब ये मेन मेड लॉ की बात करता है और ये डिवाइन लॉ की या रिलीजियस लॉ की बात नहीं करता। रिलीजियस लॉ के लिए अपने जूरिस्प्रूडेंस है। अगर हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, फॉर इस्लाम देयर इज लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, वी कॉल दैट उसूलुल फिक्ह। और अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो वैदिक शास्त्रा दे हैव लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के लीगल सिस्टम में अपने नाम से इस वर्ड को जाना जाता है, मतलब हर मुल्क में कोई लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम जर्मनी की बात करें तो रेचेट फिलोसफी, और अगर हम लैटिन की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंशिया, और अगर हम फ्रांस की बात करें तो वो लॉ फिलोसफी डे ड्रेजॉर्ट की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर मुल्क में कुछ लॉ कोडिफाइड होता है, कुछ अनकोडिफाइड होता है, कुछ लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कुछ लॉ इन कंक्रीट फॉर्म होता है। ज़हन में रखिएगा, जब हम कंक्रीट लॉ बना रहे होते हैं और अगर हमारे पास ये विजडम है तो हम बहुत अच्छा लॉ कोडिफाइड कर सकते हैं, हम अच्छे आर्गुमेंट कर सकते हैं, हम अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट द यूटिलिटी ऑफ ए जूरिस्प्रूडेंस। क्या जूरिस्प्रूडेंस की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है या नहीं है? ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी यूटिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है। जहन में रखिएगा, अगर हमने जूरिस्प्रूडेंस को सही मानों में समझा, पढ़ा नहीं, रटा नहीं लगाया, एग्जाम तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर हमने जूरिस्प्रूडेंस को सही मानों में समझा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो स्किल ले रहे हैं, हम वो विजडम हमें एक्वायर होगा, वो नॉलेज हमारे पास आएगा कि जिसके बेस पे हम वो सब्जेक्ट के बारे में भी तुक्का लगा सकते हैं कि जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, और जो हम तुक्का लगाएंगे वो भी बहुत हद तक करेक्ट होगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल की स्टडी है। तो जब हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जानकारी होगी तो इसके बेस पे हम उन चीज़ों को भी परख सकते हैं कि जो हमने पढ़े नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रूडेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में भी तुक्का लगाएंगे या डिस्कस करेंगे तो वो भी समहाउ सही होगा, वो गलत नहीं होगा, वो भी 90% प्लस सही ही होगा, क्योंकि विजडम पे बात होगी और तमाम लॉ जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, इसीलिए इसकी अपनी यूटिलिटी है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जरूर है, कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसकी अफादियत अपनी जगह पर, यूटिलिटी के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद, हम इसको देख सकते हैं। सर जब हम बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है, मतलब इसमें कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं, सर जूरिस्प्रूडेंस वक्त के साथ साथ इसका स्कोप बहुत वाइड होता गया। ये तमाम उस चीज़ों को डिस्कस करता है, मतलब इसके डोमेन में वो तमाम एरिया हैं कि जो ह्यूमन के कंडक्ट से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एथिक्स को भी डील करता है, इकोनॉमिक के साथ भी जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है, फिलोसफी के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस with ethics, relation of jurisprudence with psychology, relation of jurisprudence with economics, relation of jurisprudence with ethics, relation of jurisprudence with economics etc. क्योंकि इसका स्कोप बहुत वाइडर है, इसमें हर वो एरिया डिस्कस होता है कि जो ह्यूमन कंडक्ट से कनेक्टेड है। ह्यूमन कंडक्ट से जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस में सब कुछ डिस्कस होता है, इसमें साइकोलॉजी भी, इसमें इकोनॉमिक्स भी, इसमें सोशियोलॉजी भी, इसमें एथिक्स भी, इवन इसमें फिलोसफी भी डिस्कस होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ ह्यूमन कंडक्ट से जो जुड़ी हुई है
वो वक्त के साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में इंक्लूड होती गई। सर अगर हम ये देखें कि जूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ना क्या है, एरिया तो बहुत बड़ा है, तो इसकी स्कोप क्या होगा? सर एरिया तो बहुत बड़ा है, हर वो चीज जो ह्यूमन कंडक्ट में है वो जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, यानी कि उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन कोर्स कंटेंट क्या होंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो सर हम जूरिस्प्रूडेंस को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सर जब हम इसके कोर्स कंटेंट को देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस के कोर्स कंटेंट क्या है, तो ताकि हम पढ़ना अगर हमें हो तो हमने पढ़ना क्या है, उसके हिसाब से जो कोर्स कंटेंट है सर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कोर्स कंटेंट यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या होगा। सर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ क्या है, यानी कि जो पहला यूनिट होगा या यू कैन से जो पहला कोर्स कंटेंट है वो इटसेल्फ जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करना है कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या। क्योंकि ये जितनी भी जूरिस्ट गुजरे हैं इनके मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कितने किस्म का है, कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस है या फिलॉसफी है। इस सर पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना ये इटसेल्फ क्या है, ये कौन बोलता है कि ये साइंस है, कौन बोल रहा है कि फिलॉसफी है, और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन डिफरेंट जूरिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में देखेंगे कि कौन क्यों ऐसा बोल रहा है। फिर हम देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस जो है इसमें डिफरेंट स्कूल्स कौन से हैं, schools of jurisprudence. You know better कि there are different types of schools in jurisprudence. कोई बोलता है ये नेचुरल लॉ स्कूल है। अगर हम देखें जूरिस्प्रूडेंस को तो जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंट स्कूल हैं, यानी कि कुछ जूरिस्ट जिसके ख्यालात आपस में मिलते जुलते हैं लॉ के हवाले से, उनको एक स्कूल में रखा गया। जैसे कि हम बोलते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कि जिनका मानना ये है कि लॉ जो है ना ये रीजन पे बेस है और लॉ कोई बनाएगा नहीं बल्कि लॉ को डिस्कवर किया जाएगा। अच्छा कानून वो होगा जो रीजन के बेस होगा, मतलब लॉ इज द डिक्टेट्स ऑफ रीजन। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉ स्कूल। और इसकी एक मशहूर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल लॉ थ्योरी, नेचुरल लॉ स्कूल में कितने जूरिस्ट हैं, उन सब के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे जो बड़ा मशहूर है एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये लीगल पॉजिटिविज्म की बात करता है। ये कहता है लॉ कौन बनाएगा, लॉ है नहीं पहले से, लॉ कोई बनाएगा, कौन बनाएगा, लॉ स्टेट बनाएगी। तो स्टेट क्या है, फिर जब हम बोलेंगे कि स्टेट बनाएगी फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ। तो इनका मानना क्या है कि लॉ जो है वो भले रीजन पे हो या ना हो, लॉ इज दी कमांड ऑफ सॉवरन बेक बाय सैंक्शन। यहाँ पे जॉन ऑस्टन या जो जेरमी बेंथम है जो कि जिन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म को बनाया, कंट्रीब्यूट किया, लीगल पॉजिटिविज्म की जिन्होंने बुनियाद रखी, वो सारे जूरिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर इस स्कूल का मानना ये है कि कानून जो है ना वो कौन बनाएगा, इनका मानना ये है कि कानून जो है वो स्टेट बनाएगा और कानून से रिलीजन और मोरालिटी का कोई सरोकार नहीं होगा। रिलीजन और मोरालिटी को एक्सक्लूड करते हैं ये लोग, और ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये किसकी ड्यूटी है, कानून बनाए, स्टेट बनाए। तो सर जब हम स्टेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट के, स्टेट की कितनी किस्में होती हैं, स्टेट के क्या एसेंशियल होते हैं, कब हम बोलेंगे कि ये स्टेट है, फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, यूनिटरी स्टेट कौन सी होती है, एटसेट्रा। सर फिर हम देखेंगे यहां पर कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जिनका मानना यह है कि लॉ जो है ना वो हिस्ट्री से हमें मिला है, हमने उसको फाउंड करना है, हमने बनाना नहीं है। लॉ जो है वो सोसाइटी बना के देती है, एक्सेट्रा। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल है जिसको हम देखेंगे, जैसे सोशियोलॉजिकल स्कूल है, जैसे फिलोसफिकल स्कूल है, एक्सेट्रा। ये सारे बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनरली
6 किस्म के स्कूल्स हैं कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर। फिर हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब इसका एथिक्स के साथ कैसा रिलेशन है। हम क्यों कर एथिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि एथिक्स ह्यूमन कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा हर वो चीज जो ह्यूमन कंडक्ट से जुड़ी हुई है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस होती है। ह्यूमन जो है वो उसका मामला इकोनॉमिक्स का भी है ना, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका सोशियोलॉजी से क्या सरोकार है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन है ना, एथिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, फिलोसफी के साथ, ये हम डिस्कस करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या इनके साथ कैसा रिलेशन है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। फिर सर हम ये देखते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट क्या बनाती है, स्टेट लॉ बनाती है ना सर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ क्या होगा और लॉ किस चीज से मिलकर बनेगा, यानी कि इसके सोर्सेज क्या होंगे, लॉ कितनी किस्म का होगा, इंटरनेशनल लॉ कैसे बनेगा, वो होगा क्या, म्यूनिसिपल लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, जितनी भी लॉज होंगे यहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइपोलॉजी ऑफ लॉ, और हम देखेंगे कानून के सोर्सेज क्या क्या है, किस चीज से बनकर कानून बनता है। सर जो इसका सेकंड पोर्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज। अच्छा एक चीज सर यहां पे और क्लियर हो कि ये जो लीगल थ्योरीज है और ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्या ये दो अलग चीजें हैं या ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही सब्जेक्ट थ्योरी है। इसके ऊपर सेपरेट सेशन हम करेंगे कि थ्योरी और ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी में क्या फर्क है, क्या लीगल थ्योरी ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है या नहीं है, लीगल थ्योरी अलग है, ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है, इसके ऊपर हम सेपरेट सेशन करेंगे। क्योंकि जो लीगल थ्योरी का जो वर्ड है ये फ्रेडमैन ने बाद में जो है वो इसको क्वाइन किया, उसने यूज किया, और वो समझता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है और लीगल थ्योरी अलग है। लेकिन इस सेशन की हद तक और हमारी क्लास की हद तक हम थ्योरीज को ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ ही पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज, फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी, कि जो बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कि जो क्या बोलते हैं कि लॉ इज द डिक्टेट्स ऑफ रीजन। इसके डेवलपमेंट पढ़ेंगे चाराद्वार में कि नेचुरल लॉ थ्योरी कहां से स्टार्ट हुई, कहां पे ये डेवलप्ड हुई, किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। फिर हम कमांड थ्योरी या लीगल पॉजिटिविज्म में जब हम पढ़ते हैं ना कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, कि जिसमें जॉन ऑस्टन बोलता है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बेक बाय सैंक्शन। ये क्यों कहा गया, इसके क्या क्रिटिक्स हैं, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ या इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। हम पढ़ेंगे सर लीगल रियलिज्म। लीगल रियलिज्म का मतलब ये हुआ कि कानून वो नहीं है कि जो स्टैट्यूट जिससे भरे हुए हैं, कानून वो है कि जिस कोर्ट जैसे प्रैक्टिस करती है, अदालत जैसे इंटरप्रिटेशन करती है, वो बेसिकली लॉ है, जो कि एक मॉडर्न थ्योरी है लीगल रियलिज्म एक्सेट्रा। हम पढ़ेंगे पनिशमेंट की थ्योरीज एक्सेट्रा। हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कौन सी होती है, मतलब डेटरेंस थ्योरी, कंपनसेटरी थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज है ना पनिशमेंट की, वो हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो जस्टिस की थ्योरी है ये बेसिकली क्या है, और हम ये देखेंगे स्टेट एक्चुअली क्यों आया, स्टेट से मुतालिक जितनी जुड़ी हुई थ्योरी है वो हम देखेंगे इसमें एक्सेट्रा। एंड कुछ और थ्योरीज इसी तरह की हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। फिर सर हम देखेंगे जो इसका तीसरा पार्ट होगा दैट इज लीगल कॉन्सेप्ट। जो थर्ड पार्ट होगा सर दैट इज कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हम ये डिस्कशन करते रहते हैं कि ये मेरा राइट है,
फला पर्सन है, फला की प्रॉपर्टी चोरी हो गई है। सर ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नॉर्मली हम ये अल्फाज यूज करते हैं कि फलां की प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, फलां के प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, फलां के राइट वो इलीट हो गए हैं। तो हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस में कि ये लीगल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कि ये पर्सन है। तो पर्सन कौन होता है? यानी कि वो शख्स जो जिसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो लॉ में, वो एंटिटी भले नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको पर्सन माना जाता है। तो पर्सन वो जिसके राइट एंड ऑब्लिगेशन हो। पर्सन कितने किस्म का? जनरली हम दो टाइप के पर्सन को डिस्कस करते हैं, एक नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब लिविंग ब्रीथिंग पर्सन जिसको हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, या जिसको लॉ ने डिटरमिन किया है कि ये पर्सन है। तो यहाँ पर्सन से जुड़े हुए जितनी भी कॉन्सेप्ट है, लीगल पर्सनैलिटी है, वो सारे के सारे हम यहाँ पर्सन में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे जो पर्सन होगा उसके क्या राइट्स होंगे। तो राइट की जब हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, तो राइट इज बेसिकली द इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कितने किस्म के राइट हो सकते हैं, राइट से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि वेस्टेड राइट कौन सा होता है, कॉन्टेजेंट राइट कौन सा होता है, नेगेटिव परफेक्ट इम्परफेक्ट राइट कौन सा होता है, कॉन्टेजेंट राइट कौन सा होता है, ये राइट किस तरह अक्वायर किया जाता है, राइट किस तरह खत्म हो सकता है, मोड्स कौन से हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट राइट से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर हम जब बात करते हैं कि फलां की ऑब्लिगेशन है, ये भी कॉन्सेप्ट है। ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? यानी कि जब किसी की कोई कानूनी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है परफॉर्म करने की, और ऑब्लिगेशन की कितनी किस्में हैं वो हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता तो फिर एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी से क्या मुराद है, सिविल लायबिलिटी से क्या मुराद है, विकेरियस लायबिलिटी किससे बोलते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किससे बोलते हैं, ये लायबिलिटी से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सर फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या चीज है। प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए जूरिस्प्रूडेंस में, प्रॉपर्टी इज द एग्रीगेट्स ऑफ राइट। यानी कि जब एक ही सब्जेक्ट में या एक ही ऑब्जेक्ट में हमारे मल्टीपल राइट्स हों, तो ऐसे प्रॉपर्टी को या ऐसे आई मीन टू से ऑब्जेक्ट को जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि ये प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी कितनी किस्म की हो सकती है? मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब कारपोरियल प्रॉपर्टी, इनकारपोरियल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के कितने मोड हैं कि जिसके जरिए प्रॉपर्टी अक्वायर की जा सकती है, कितने तरीकों से प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, हम बेच सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वो हम इस सेशन में देखेंगे। फिर सर हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर मेरा कब्जा है, तो पोजीशन जो है वो बेसिकली क्या है, कब्जा। और पहले पोजीशन आया या पहले ओनरशिप आया, ये भी हम बात करेंगे। पोजीशन यानी कि जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है, और ये कितने किस्म का है। इमीडिएट पोजीशन किसे बोलेंगे, इमीडिएट पोजीशन कैसे बोलेंगे, मतलब जब कोई प्रॉपर्टी मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है, मेरे हाथ में है या मेरी ही कंट्रोल में है, तो हम उसको बोलेंगे ये डायरेक्ट पोजीशन है या इमीडिएट पोजीशन है। और जब कोई प्रॉपर्टी का कब्जा मेरे एजेंट के पास हो या मेरे बिहाफ पे कोई होल्ड कर रहा हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट पोजीशन बोलते हैं, मतलब मीडिएट पोजीशन है। कारपोरियल पोजीशन किसे बोलेंगे, इनकारपोरियल पोजीशन किसे बोलेंगे, ट्रस्ट पोजीशन किसे बोलेंगे, एक्सेट्रा। ये पोजीशन कैसे अक्वायर किया जाता है, पोजीशन 9/10 ऑफ ओनरशिप क्यों माना जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं पोजीशन से वो हम इस सेशन में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कानून कब मुझे ओनरशिप का राइट देगा किसी भी प्रॉपर्टी में। ये जो ओनर वाली कश्ती है, इसमें सारे राइट्स कब कोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, ओनरशिप कितने किस्म का है। सोल ओनरशिप से क्या मुराद है, जब एक बंदा ही मुकम्मल प्रॉपर्टी का मालिक होता है। जो को ओनरशिप है, जिसमें मतलब ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग उसमें शराकत रखते हैं यानी अपना राइट रखते हैं, तो उसको हम को ओनरशिप बोलते हैं। जॉइंट ओनरशिप से क्या मुराद है, ओनरशिप कैसे अक्वायर की जाती है, ओनरशिप कैसे खत्म की जाती है। ओनरशिप से जुड़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट हम ओनरशिप में डिस्कस करेंगे। सर फिर हम देखेंगे कुछ लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ
लॉ ऑफ प्रोसीजर, लॉ ऑफ प्रोसीजर यानी कि लॉ ऑफ प्रोसीजर के कितने कंपोनेंट है। जैसे कि नॉर्मली हम 5 कंपोनेंट की का जिक्र करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजरल लॉ हो या सिविल लॉ का प्रोसीजरल लॉ हो, 5 कंपोनेंट पूरे करने होते हैं। वो 5 कंपोनेंट जनरली कौन कौन से होते हैं? हम समन बेचते हैं, नंबर 1। ये जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच, अगर किसी प्रोसीजर में ये 5 चीजें फॉलो नहीं होती तो जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि प्रोसीजर सही फॉलो नहीं हुआ। समन, फिर हम बात करते हैं प्लीडिंग की, फिर हम बात करते हैं प्रूफ की, एंड फिर हम बात करते हैं जजमेंट की, फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। तो ये जो 5 कंपोनेंट है ये किसी भी प्रोसीजरल लॉ में मैंडेटरी होनी चाहिए। समन से मुराद ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जर्व हो रहे हैं। फिर यहां पे हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से क्या मुराद है, ओडी अल्ट्रम पार्टम नेमो डेप्ट एज जुडिक्शन प्रोप्रिया काजा या स्पीकिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन भी है या नहीं है, और इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म सरकार ने एस्टेब्लिश किया होता है किसी या करना चाहिए। तो प्लीडिंग में हम पढ़ेंगे कंप्लेंट क्या है, यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट और प्लेन क्या है, और इससे जुड़े हुए मामलात। यहाँ पर प्रूफ हम देखेंगे कि प्रूफ से क्या मुराद है, एविडेंस कितने किस्म के होंगे, जुडिशियल एविडेंस से क्या मुराद होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस से क्या मुराद होगा, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल, रियल एविडेंस, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम जजमेंट की बात करते हैं कि जजमेंट किस तरह आती है। फिर एग्जीक्यूशन का मामला है, इसको भी देखेंगे कि एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, जूरिस्प्रूडेंस इस चीज के बारे में क्या बोलता है। हम ये भी देखेंगे कि सर ये जो टाइटल है ना, टाइटल ये बेसिकली क्या है। जब हम बोलते हैं कि ये जमीन मैंने परचेज कर ली, ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली, इसका टाइटल मेरे नाम पे है, तो ये टाइटल क्या है। तो टाइटल बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है कि जिसके बेस पे आप क्लेम करो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो टाइटल से जुड़े हुए जितनी भी बातें होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर हम बात करेंगे सब्सटेंटिव लॉ की। कब हम बोलेंगे कि ये लॉ सब्सटेंटिव है, का मतलब ये हुआ कि इस तरह से मिलते जुलते जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट होंगे वो हम लीगल कॉन्सेप्ट के पोर्शन में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस में पर्सन कौन होता है, जूरिस्प्रूडेंस में राइट क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्प्रूडेंस में क्राइम क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस में टॉर्ट क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस में सिविल लॉ क्या होता है, एंड जूरिस्प्रूडेंस में लाइबिलिटी से क्या मुराद है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन राइट एंड ऑब्लिगेशन, what is different between obligation, duty, responsibility in liability। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे इसके ऊपर लीगल कॉन्सेप्ट में। सर अगर जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ, इसका रिलेशन बाकी चीजों के साथ, फिर लीगल थ्योरीज एंड लीगल कॉन्सेप्ट। ये लीगल थ्योरीज और जूरिस्प्रूडेंस में कोई फर्क है या नहीं है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट सेशन होगा। सर जूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जो हमें लॉ की बेसिक प्रिंसिपल की जानकारी देता है। गो के ये बाइंडिंग नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन सर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसा लेंस प्रोवाइड करता है कि जिसके बेस पे लीगल सिस्टम में जितनी भी ब्लर कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाते हैं। हमें जो नजर नहीं आ रहा होता कि जस्टिस क्या है या जस्टिस कब पॉसिबल है, ये राइट इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो हमारा माइंड शार्प होता है, विजडम आती है हमारे पास, जिसके बेस पे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज बायसनेस के बेस पे है, कौन सी चीज जो है वो न्यूट्रल हो रही है, या कहीं पर जो अथॉरिटी है वो पार्शियल है, कहां पर अथॉरिटी पार्शियल नहीं है। इसके बेस पे मैं अच्छे आर्गुमेंट कर सकता हूं कोर्ट में, इसके बेस पे कोर्ट अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, अच्छी डिस्कशन हो सकती है। गो कि ये कोडिफाइड नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करता है। और ज़हन में रखिएगा, अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया, इट्स मीन आपको सारे लॉज के फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं। सर अब तक के लिए इतना ही सर। मजीद मालूमात के लिए प्लीज रीड द बुक। द खुदाई पामान।